नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज के वीडियो में थोड़ा सा डरावना लग सकता है, मुझे कल भी लगा था, लेकिन ये कितनी भी डरावनी बात हो, हर नजरिए से सच होने की दशा में दिख रही है। दिमाग के ढक्कन खोल के पूरी तरह से अलर्ट होके इस वीडियो को सुनिएगा और इस वीडियो में आप आने वाले भविष्य आने वाले ही होता है, आहट सुनेंगे। जो मादुरो के साथ कल रात हुआ वो मैंने अगस्त में अपने एक वीडियो में बता दिया था कि किसकी तैयारी चल रही है। उसके बाद में ट्रंप की मादुरो से बातचीत हुई है, उसको भी मैंने बाकायदा एनालाइज किया था, लेकिन उसमें एक ये लगा कि ट्रंप शायद समझौता करना चाहता है, इसलिए उसने मादुरो को कॉल किया। लेकिन उसके पीछे एक बदमाशी थी। बदमाशी ये थी कि ट्रंप अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट रखना चाहता था ताकि उसको कहीं जवाब देना पड़े तो कह सके कि मैंने तो उसको मौका दिया था, बातचीत की थी। खैर, हमने ये देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो रवैया पूरी तरह से बहुत खतरनाक एक व्यक्ति के तौर पे रहा है। और इसी ट्रंप ने जब चुनाव हार गया था तो नतीजे मानने से इनकार कर दिया था और कैपिटल हिल पे इसके समर्थकों ने कब्जा कर लिया था, हंगामा मचा दिया था। और उसके बाद में ये आदमी वहां राष्ट्रपति भवन के कागज वागज पत्रे वत्रे उठा के सीक्रेट डॉक्यूमेंट सब कुछ घर ले गया था आपने, और उस मामले में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। यानी इसका काम करने का तरीका बेहद मनमाना है, और यह मनमाना तरीका घरेलू फ्रंट पे तो रहा ही है। अभी हम आएंगे कि इसने किस तरह से एक हिटलर का बाप बन के दिखाया। बाप बोल रहा हूं तो बाप। आप एक तरफ से चलते हैं, पहले हम इसी पे आ जाते हैं, मादुरो वाले मामले पे। जो ताजा रिपोर्ट्स आई हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसको वॉशिंगटन पोस्ट ने भी छापा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा है, 6 महीना पहले से डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग थी कि मादुरो को अरेस्ट करना है, 6 महीने से। और ये सिलसिलेवार तरीके से छपा है कि CIA ने इसको कैसे अंजाम दिया। CIA ने एक बाकायदा प्लान बनाया। उस प्लान के तहत बहुत सारे लोगों को, एजेंट्स को, जासूसों को अंदर घुसाया गया वेनेजुएला के। और वेनेजुएला में सरकार में बहुत सारे ऐसे लोग इसके आसपास के गद्दार थे जो अमेरिका को खबर देते थे रोज रोज में और वहां के बारे में बताते थे। सबसे पहले बहुत नियोजित तरीके से वेनेजुएला को फौजों से घेर दिया गया, और वो सारी फौजें थी जो 6 महीने पहले इसने तय कर रखा था कि कब्जा कैसे करना है। आपने 6 महीने पहले से तय कर रखा है और आप बातचीत का मौका दे रहे हो, ये कर रहे हो, पूरे ड्रामे कर रहे हो। और मादुरो को भी कहीं ना कहीं इसकी भनक पड़ गई थी। इसको अभी हम समझेंगे कैसे लगा। तो ये चारों तरफ से घेर लिया था सेना से, और घेरने के बाद में इनका पहले से तय था कि इनको क्या क्या करना है, और उस ऑपरेशन को अंजाम देने के हिसाब से जिस तरह के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जहाज इनको चाहिए थे वहां डिप्लॉय कर दिया गया। मैं नाम बताऊंगा, लिस्ट बताऊंगा, अजीब लगेगा। और उन्होंने जब इसको पूरा डिप्लॉय कर लिया तो यहां से जो इनपुट मिलते थे, मादुरो के घर का एक एक कोना, एक एक नक्शा वहां पहुंच रहा था, और उसका 1:1 एकदम रेप्लिकेट करके अमेरिका के केंटुकी में वैसा ही घर बनाया गया, वैसे ही स्टील के दरवाजे लगाए गए, वैसे ही सेफ हाउस बनाया गया। उन सारी चीजों को बनाने के बाद यहां से इनपुट जाते थे, और वहां पर अमेरिका की फौजें इस बात की प्रैक्टिस करती थी कि उस व्यक्ति को कैसे अरेस्ट करना है। अगर वो सो रहा होगा तो कैसे करना है, अगर वो जाग रहा होगा तो कैसे करना है, अगर वो सेफ हाउस में चला जाए तो कैसे निकालना है, कैसे दरवाजे होंगे, स्टील के दरवाजे कैसे होंगे, उनको बम से कैसे उड़ाना है, सारी तैयारी करके रखी हुई थी। और उन पूरी तैयारियों के साथ में वहां इन्होंने जाके हमला किया। पहले क्या किया, उस पूरी राजधानी की बिजली उड़ा दी, उसका इंटरनेट ठप कर दिया, और पूरी तरह से पंगु बनाने के बाद इसके हेलीकॉप्टर उतरते हैं। उतरने के बाद में उनको तो सब पता है, वो तो रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं महल में, दाएं जाना है कि बाएं जाना है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, उनको पता है। सीधे गए वहां पर, जाके इसके बेडरूम पे अटैक किया। इसको और इसकी वाइफ को जैसे ही अंदाजा लगा कुछ गड़बड़ हो सकता है, ये जल्दी से दौड़ के सेफ हाउस में घुस गए, और उनको एक खास तरह की लेजर से चलने वाले, जैसे गैस कटर होते हैं उस तरह के कटर, स्टील काटने वाले लेकर भेजा गया था। और उससे उन्होंने दरवाजा काटा और घुस के मादुरो और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके ले गए पहले, फिर उसके बाद में अब न्यूयॉर्क पहुंच गया वो कुल मिला के। तो ये पूरा ऑपरेशन पहले से प्लान था।
6 महीने पहले जब आपने तय कर लिया था उसको गिरफ्तार करना है, तो बाद में जो कुछ भी नाटक हो रहे थे उसका कोई मतलब बनता नहीं। मादुरो का अंदाजा था, इसीलिए उसने नए साल पे अपने संदेश में अपने देश के लोगों से कहा कि हमको अमेरिका से बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है। उसको पता था कि ये बातचीत नहीं कर रहा है, अड़ा हुआ है, इसी का बहाना लेकर अटैक कर देंगे। ट्रंप ने पहले भी कई उनको लालच दिए, मैंने वीडियो बनाया था बाकायदा, और मादुरो को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की कि तुम ऐसा कर लो, वैसा करो, फला ढिमका। ये गिरफ्तारी 6 महीने पहले से प्लान थी, और अब जैसे ही ये गिरफ्तार हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन भी पार नहीं होने दिया। अगले ही दिन कोलंबिया वाले को भी चेतावनी दे दी है। उसको कहा, भाई अगर तुम हमारे हिसाब से चलोगे तो ठीक है, वरना तुमको भी उड़ा देंगे, क्योंकि कोलंबिया वाले ने बहुत खुल के इनके खिलाफ बयान दिए थे। अब आप सोचिए, ये सब हो रहा है, कोलंबिया वाले को धमकी दी जा रही है, उसके साथ ही मार्को रूबियो का बयान आता है और वो कह रहे हैं कि हम दुनिया को ये संदेश देना चाहते थे कि अमेरिका से पंगा लोगे यानी राष्ट्रीय हित को खतरा होगा तो वो निर्णायक कार्रवाई करेगा। और ये वेनेजुएला तक सीमित बयान नहीं है, ये सीधे सीधे एक डिक्लेरेशन है, वॉर डिक्लेरेशन, पूरी दुनिया को चेतावनी कि अगर हमसे चू चपड़ करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। तो ये चेतावनी जब कही जा रही है तो ये चेतावनी भारत के लिए भी है, ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए भी है, ये चेतावनी चीन के लिए भी है, सब लोगों के लिए है। इसके साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी आता है कि वहां का जो भी पेट्रोल, डीजल वगैरह, तेल वगैरह है वो अमेरिका तय करेगा और वहां की सरकार को अमेरिका चलाएगा। ये भी एक खतरनाक संकेत है, एक सदी में कभी नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर ये पूरी एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम आ गया है डोनाल्ड ट्रंप का, ऐसी परिस्थिति में क्या आपको अब सोचने की आवश्यकता है कि दुनिया के लिए एक बड़ा तानाशाह ऑलरेडी खड़ा हो गया है? आप कहोगे तो क्या अमेरिका का सिस्टम है, वहां की संस्थाएं हैं, वहां की सारी चीजें हैं। भारत में भी सिस्टम था, भारत में भी संस्थाएं थी, सब तक तक ताता थैया करते हैं जैसा मोदी जी चाहते हैं वैसा। चुनावों को लेके अनेक आरोप लग चुके हैं, चुनाव आयोग ऐसे बात करता है जैसे भारतीय जनता पार्टी से पहले से भर्ती पड़ाओ। फिर अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने संस्थाओं को ठेंगे पे रखा। कैसे? अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से। एग्जीक्यूटिव पावर क्या होता है? देखिए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जिसके पास में कार्यपालिका आ गई उसके पास में पूरी पावर, वो किसी को कुछ नहीं समझता। अमेरिका में कार्यपालिका ट्रंप के पास में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा स्टेट के पास, थोड़ा जो भी है ट्रंप के पास में, भारत में भी कुछ स्टेट के पास है, कुछ सेंटर के पास है, लेकिन मोदी जी के पास में, मोदी जी के पास में एक पॉलिटिकल पावर और भी है। वो जिसको चाहते हैं वो चुनाव जीतता है, जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बना देते हैं, वो उनके पास नहीं है। बहरहाल, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, इस आदमी ने वहां पर जिस दिन से इस बार सरकार संभाली है, कई बार ये व्यक्त कर चुका है अपने विचार। अमेरिका में राष्ट्रपति के 2 टर्म होते हैं, 4-4 साल में के लिए 2 बार चुना जा सकता है, इसके बाद चुना नहीं जा सकता। और बार बार इस पर चर्चा हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा बार चुने जाना चाहता है। वैसे ही जैसे कि पुतिन ने अपने देश का कानून तोड़ा, वैसे ही जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में शी जिनपिंग को परमिशन दे दी तीसरे कार्यकाल की, वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी में 2 कार्यकाल का नियम है, उसको पूरा होने के बाद जेपी नड्डा को तीसरे कार्यकाल की अनुमति दे दी गई और अब भी एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष जेपी नड्डा ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप इसी तरह से अपनी सत्ता को और एक्सटेंड करना चाहता है। अमेरिका के कानून इसकी इजाजत नहीं देते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो हैसियत बनाई है उसमें वो किसी कानून को नहीं मानता। अमेरिका बर्बाद हो रहा है, मैं आपको बता चुका हूं। अमेरिका महंगाई से तबाह है, मैं आपको बता चुका हूं। नोटबंदी से भी ज्यादा खतरनाक उसका टैरिफ साबित हुआ है, मैं आपको बता चुका हूं। कर्जे में है, मैं आपको बता चुका हूं। लोग परेशान है, मैं आपको बता चुका हूं। हर एक प्रकार से वहां के लोग परेशान हैं। ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलाश विजयवर्गीय की भाषा में घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वो आदमी अपने इरादों में उस दिशा में जा रहा है जिसमें किसी की हिम्मत ना हो कि उसके बारे में सवाल कर ले। दुनिया के देशों को उसने टाइट कर दिया और अपने घर के अंदर उसने सारे कानूनों को ताक पे रख दिया। ये जो वेनेजुएला में हुआ है ना, ये भी राष्ट्रपति को अधिकार ही नहीं था ऐसी कार्रवाई करने का, और उसने ये किया। बावजूद इसके वहां संसद मौजूद है और ये अधिकार संसद को था कि इस तरह का हमला हो, नहीं उसने चिंता की। और बताता हूं आपको, ऐसे अनेक मौके आए जब संसद को उसने एक तरफ फेंक दिया। हुक्म उसका चलता है, संसद से पास होना चाहिए, नहीं होगा, क्योंकि वही ट्रांसफर पोस्टिंग किसके हाथ में है भैया? ट्रंप के हाथ में। अधिकारी भी उससे पंगा नहीं लेता है भाई, दुनिया ऐसी चलती है। तो अगर आप देखें, दिसंबर 2018 में कांग्रेस ने जो बॉर्डर वॉल बन रही है, यानी वो मैक्सिको के बॉर्डर पे एक दीवार बनाना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप, उसके लिए फंडिंग देने से इनकार कर दिया।
जनवरी 15 में शटडाउन हुआ और ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी घोषित की और सारा पैसा रक्षा बजट से दे दिया। आप सोचिए, संसद ने कहा नहीं, बाउंड्री वॉल बनने के लिए पैसा हम नहीं देंगे। कौन सी वॉल? सेफ्टी वॉल, बॉर्डर वॉल, जो भी आप कहें, और इसने बना दी। संसद देखती रह गई। दूसरा, डाका ड्रीमर्स कानून। ये कानून था कि जन्म लेने के साथ ही लोगों को वहां का नागरिकता का, बच्चों को अधिकार मिल जाता है। और इस कानून को सितंबर 2017 में और फिर उसके बाद 2020 के बीच में, इस दिनों में इसने पूरा पलट दिया। इसको खत्म करने का आदेश दे दिया। कांग्रेस पर में बाकायदा इसको लेकर कानून लाने की कोशिशें हुई, फेल हो गई और यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि ट्रंप का फैसला गलत है, इलीगल है, लेकिन संसद को इसने कुछ नहीं समझा। आप अच्छी तरह से जानते हैं वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें इसकी पार्टी के समर्थक कई लोग ऑलरेडी मौजूद हैं और वहां पर यह ऐलानिया होता है, छिप के नहीं होता कि हम तो निष्पक्ष हैं और पता चला राज्यसभा ले ली। ईरान पर सैन्य कार्रवाई के मामले में जो वॉर की पावर है किसी राष्ट्रपति को, वो वहां पर राष्ट्रपति को बिल्कुल नहीं है। ये पावर है संसद के पास में। और इसने क्या किया? 3 जनवरी 2020 को कासिम सुलेमानी की हत्या। कासिम सुलेमानी आप जानते हैं, उनका जो जनरल था, परमाणु कार्यक्रम का हेड था, उसको मारने का आदेश दे दिया। कांग्रेस को मंजूरी कांग्रेस से नहीं ली गई। फरवरी 20 में वॉर पावर रेजोल्यूशन पास किया, यानी एक प्रस्ताव पास किया, ट्रंप ने उसको वीटो कर दिया। यानी युद्ध छेड़ने का अधिकार किसका है? कांग्रेस का है। राष्ट्रपति ने कहा होगा, मैं नहीं मानता। यानी ये एक तानाशाही प्रवृत्ति वैसी ही दिख रही है जैसे इसने चुनाव आयोग का फैसला मानने से मना कर दिया था। संसद की ये सुनता नहीं, कोई दुनिया का कानून नहीं। तुम्हारे पुरखे तुम्हारे देश के यूक्रेन को, जापान को रक्षा करने का वचन देके गए हैं। तुम्हारे देश के पुरखों ने नेटो बनाया, तुम्हारे देश के पुरखों ने तय किया कि नेटो को कितना फंड देना। बोले मैं नहीं मानता किसी को, ये नेहरू काल की नीति है टाइप में। तो आप सोचिए, एक तानाशाही प्रवृत्ति, वो जो मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया, यह है ट्रंप का स्टाइल। यूक्रेन पर राजनीतिक दबाव डालने का इनके ऊपर आरोप पड़ा। 2019 में बाकायदा शिकायत हुई, हाउस ने इम्पीचमेंट पास कर दिया। लेकिन कांग्रेस को क्या हुआ? इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट होता है महाभियोग, यानी संसद आपको हटा सकती है। जब इम्पीचमेंट की कार्रवाई हुई तो उसने समन उसके स्वीकार नहीं किए, इसने गवाही पेश नहीं किए। यानी जो कांग्रेस की जांच करने की शक्ति थी, जिसमें उसको ट्रंप की जांच करनी थी और ट्रंप से कहना था कि भाई बताओ, सबूत लाओ, ये लाओ, गवाह पेश करो, बोले नहीं सुनता तुम्हारी, बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। 2020 के चुनाव का मैं आपको बता ही चुका हूं, कैपिटल हिल पे उसने हमला किया। लगातार उसने इस मामले में डीओजे पे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पे दबाव डाला, तमाम सारी चीजें की। और आपको पता ही है कि हमारे अडानी के केस में क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से कहा फालतू बातें हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें हम जो बात करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि बार बार ट्रंप ने अमेरिका की संसद को ठेंगे पे रखा है। पहली चीज, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ठेंगे पे रखा है। संयुक्त राष्ट्र चिल्लाता रह जाता है। हर तरफ से एकमात्र एजेंडा जो मैंने कहा वो होना चाहिए। अब आप इस सिचुएशन में आइए कि एक आदमी बैठा हुआ है जिसकी आप तानाशाही की बात करते हो, महातानाशाही है भाई। एक आदमी अगर किसी की नहीं सुन रहा है और जो वो कह रहा है वो होगा, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, और उसने इस हद तक करना शुरू कर दिया, जाके फलां को उठा लाओ, इसको उठा लाओ, उसको उठा लाओ। खतरनाक से खतरनाक विलेन आप याद कर लो। तो आपको क्या लग रहा है कि ये आदमी, अभी इसको 3 साल और अमेरिका में रहना है, 3 साल बाद क्या ये अमेरिका में चुनाव भी होने देगा? 3 साल बाद क्या आपको लगता है कि वहां की संसद को ये कुछ समझेगा? 3 साल बाद आपको क्या लगता है कि ये आदमी दुनिया के किसी कानून को मानेगा? क्या आपको लगता है कि इस वेनेजुएला के बाद में ये कोलंबिया को धमकी दे रहा है, क्यूबा को धमकी दे रहा है, तो ये सिलसिला रुक जाएगा? और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, टेक्सास को लग रहा है नहीं मुझे धमकी नहीं दे रहा है, तो इसलिए नहीं दे रहा है कि अभी टेक्सास में बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अभी अमेरिका का ऑटो सेक्टर बढ़ जाएगा खतरे में। जिस दिन चाहेगा उस दिन कर देगा, कहेगा ठीक हो भाई, तुम्हारा दूसरा राष्ट्रपति होगा, जो मैं कहूंगा वो करेगा। हिम्मत की बात है ना। चीन से डरता है, प्रतिबंध लगा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन क्या चीन को भी वो धमकी दे देगा? जिस दिन उसके हाथ में ताकत आएगी, अभी तक नहीं है, तो एकदम दबा हुआ है। तो तानाशाह का यही तो कैरेक्टर होता है, वो गरीबों पे और कमजोरों पे बहादुरी दिखाता है, अपने से पावरफुल आदमी के सामने पूंछ हिलाता है, उसके सामने हिम्मत नहीं होती तानाशाह की। तानाशाह अपने देश में गरीबों को बुलडोजर कर देगा, कुछ कर देगा, और वहां उसकी हिम्मत नहीं होती है। तो वो चीन से पंगा ही नहीं लेगा। उत्तर कोरिया से हाथ मिला आया था, तो गोरबाचेव पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर रहा है अमेरिका के भाई। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन एक सामान्य सिचुएशन नहीं है। मेरा अपना मत ये है कि ये बहुत खतरनाक तरफ मामला बढ़ रहा है
और कोई नहीं जानता कि इस पर ब्रेक कैसे लगेगा। क्योंकि अगर आप सोचो कि वो घरेलू शक्ति कोई उसको रोक लेगी तो संसद से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, उसको वो ठेंगे पे रख रहा है। बाहरी शक्ति कोई रोक लेगी, संयुक्त राष्ट्र को मानता नहीं, वो किसी को समझता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानून को कुछ नहीं समझता है। वेनेजुएला के केस में तो मैंने कल वीडियो बनाया था, उसको उम्र कैद होनी चाहिए थी, होनी चाहिए अगर कानून है कहीं पे तो उसको भी पता होगा, उसके बाद भी तो उठा लाया। तो हम जिस खतरनाक दृश्य को देख रहे हैं, इस दृश्य में कहीं पर भी कोई चांसेस नहीं दिख रहा, सीधा दिख रहा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति तानाशाही अगर हो जाए तो क्या करेगा। ये हिटलर कहीं नहीं लग रहे हैं। हिटलर को तो बहुत सारे लोगों ने मिलकर निपटा दिया, अब तो एक अनचैलेंज्ड महाशक्ति बना हुआ है वो अमेरिका, और उस पे ऊपर राज्य करने वाला एक ऐसा आदमी आ गया। अब मैं इसके व्यापारिक पहलू, दूसरी चीजों पे नहीं जाऊंगा कि कैसे कैसे वो दुनिया में कहां कहां कब्जे कर रहा है। बहरहाल भारतीयों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भारत की सरकार को वो खास तौर पर विशिष्ट सम्मान लगातार दे रहा है, बार बार हमारे ऊपर ऊट पटांग सैंक्शन लगा रहा है। हम लोग वैसे भी कभी तेल खरीद लेते हैं रूस से, एक अंबानी के लिए कुछ कर लेते हैं, हम इसी वेनेजुएला से भी तेल खरीदते थे। तो कुल मिला के ये बड़ा गंभीर मसला है, और इसके लिए जो भी है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम देख सकते हैं, लेकिन जो भी हो रहा है वो शायद इस 2026 में वो देखने वाले हैं जो हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। नमस्कार, जय हिंद।